नमस्कार। क्लिक गुरुजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा के ऊपर, क्योंकि डिमांड आई थी कि सर बीएड डायमंड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, क्या आप कुछ उसके बारे में पढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। आज संडे भी है, सो जितनी बन सकती है वीडियोज़ उतनी बना सकते हैं आपके लिए। तो एक सिंपल फॉर्मेट में समझाने का प्रयास करेंगे कि शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है। इसे एक बार सुन लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा कैसे कैसे आपको लिख के आना है, कैसे कैसे आपको उसको प्रिपेयर करना है। ओके, सो बात करते हैं शिक्षा क्या है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सिंपल पॉइंट की बात करेंगे, ज़्यादा लेंथी प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, जो मेन पॉइंट होंगे। तो बात करते हैं कि शिक्षा मनुष्य के जीवन की मूलभूत तत्व है, जो शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपनी सभी छिपी प्रतिभाओं का विकास करता है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के जन्म की शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान और कला कौशल में वृद्धि और व्यवहार में बदलाव होता है। उसे सभ्य सुसंस्कृत नागरिक बनाया जा सकता है। बालक जब जन्म के दौरान कुछ बड़ा होता है तो वह उसे उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने और सामाजिक वातावरण की विधियाँ सिखाई जाती हैं, जिससे कि वह समाज की विधियों को समझ सके। मुख्यतः 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को विद्यालय पढ़ने भेजा जाता है, जहाँ घर में बच्चे को सामाजिक व पारिवारिक शिक्षा प्राप्त होती है, वहीं विद्यालय में उसे सभी प्रकार की औपचारिक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। औपचारिक शिक्षा प्राप्त होती हैं, क्योंकि शिक्षा आप एक समाज में रह के, स्कूल में रह के एक बहुत दोनों का इफेक्ट पड़ता है। सामाजिक शिक्षा और स्कूलिंग शिक्षा में दोनों में डिफरेंट होता है। शिक्षा अपने व्यवहारिक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की क्रिया के रूप में जानी जाती है। यदि हम उपयोग के रूप में देखें तो शिक्षा शब्द का उपयोग 2 रूपों में होता है, एक प्रक्रिया के रूप में, दूसरा प्रक्रिया के परिणाम के रूप में। हमारे द्वारा जब कहा जाता है कि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो यहाँ पर शिक्षा शब्द का प्रयोग परिणाम रूप में है। शिक्षा मनुष्य के जीवन की शुरुआत की प्रक्रिया है। शिक्षा व्यवहार में सुधार करती है, ये बच्चे के व्यवहार में बदलाव लाती है और जो उसके लिए अच्छा है। शिक्षा की बालक का टोटल डेवलपमेंट होता है। आज शिक्षा को वर्तमान पर एक फोकस किया जाता है। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जीवन की हर अवस्था में बालक का विकास और वृद्धि करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, उसकी ग्रोथ करना है। आधुनिक शिक्षा जो भी मॉडर्न एजुकेशन इस समय चल रही है, काफ़ी हाईटेक हो गई है, अब इसका टोटल डेवलपमेंट पर बल देती है। इसके लिए शिक्षक स्कूल में पर्याप्त वातावरण बनाता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे स्कूल की तरफ बच्चों का काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन रहे। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्षा धातु में आ के प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। बहुत सरल रूप में शिक्षा का अर्थ सीखना होता है। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में माना जाता है। शिक्षा का यही अर्थ अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम और एडुकेयर से हुई है। यहाँ पे CARE है, यहाँ पे CERE है। ठीक है, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, एक अच्छा सा ग्राफ है। एजुकेशन लैटिन शब्द से एजुकेटम और एडुकेयर। यहाँ पे ई और ड्यूक्यो की बात करें तो ई मतलब होता है अंदर से, और ड्यूक्यो की बात करें तो बाहर निकालना, मतलब अंदर से बाहर निकालने की एक शिक्षा की प्रवृत्ति को यहाँ पे कहा गया। और एजुकेट जब बनता है हमारा सामने लाना, टू ब्रिंग फ्रंट, टू लीड आउट, मतलब नेतृत्व को प्रदान करना। तो इसको आसान शब्दों में और समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना, ये ज्ञान का अर्जन करना। प्राचीन काल में शिक्षा के स्थान पर विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता था और इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है जानना। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा का अर्थ बालक की अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना होता है, उसकी इंटरनल जो भी चेंजेस लाना, उसमें इसका डेवलपमेंट करना होता है। देखिए, अलग अलग राइटर्स
अलग अलग चीज़ें बताते हैं और हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है कि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। हर एक लाइन में कहीं ना कहीं ये लाइन जरूर छुपी होगी। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा को विभिन्न मनोवैज्ञानिक ने अपने अलग तरीके से क्या कहा है कि फ्रोबल जी ने कहा था, फ्रोबल के अनुसार शिक्षा वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों और बाह्य शक्तियों के रूप में देता है। एजुकेशन इज प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। सुकरात जी क्या कहते हैं? सुकरात जी कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। एजुकेशन मीन द ब्रिंगिंग आउट ऑफ आइडिया ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लर्न इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। सुकरात जी कहते हैं इस बात के लिए। हार्वर्ड स्पेंसर के अनुसार क्या कहते हैं? वो कहते हैं शिक्षा से तात्पर्य अंतर्निहित शक्तियों और बाह्य जगत के मध्य समन्वय स्थापित करने से होता है। देखिए ये जितनी भी चीज़ें कही गई हैं ना, इनका जो एक अगर आप छोटा समरी पॉइंट अगर निकालें तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना, इंटरनेट डेवलपमेंट करना, उसका एक्शन डेवलपमेंट करना, उसकी ग्रोथ करना, ये सब चीज़ें ही मिलेंगी। इसमें ज़्यादा आपको चीज़ें बाहर नहीं मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, जे कृष्णमूर्ति जी के अनुसार शिक्षा सच्चे अर्थ में व्यक्ति को परिपक्व, प्रेम और अच्छाई का विकास करने में सहायता करता है। देखिए विकास, डेवलपमेंट आ गया, उसके मैच्योरिटी लेवल की बात करेंगे। हमारी रुचि इस बात में है कि हम अपने बच्चों को आदर्शवादी सांचे में नहीं ढाल सकते। एजुकेशन इज द टू द सेंस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल टू बी मैच्योर एंड फ्री टू फ्लोर greatly in love and goodness that we should be interested in and not are spending the child according to artistic pattern। एंड कौटिल्य जी के अनुसार क्या कहते हैं? देश प्रेम और देश हित की रक्षा के लिए जो ट्रेनिंग करे, मतलब प्रशिक्षित करे, वह शिक्षा है। एजुकेशन मीन ट्रेनिंग फॉर कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। तो सबने अपना अपना एक तर्क दिया है और इन तर्क के अनुसार ही हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन एक्चुअली में ये सब चीज़ों का मिक्सअप है। हर एक बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग शिक्षा को पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर होना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। शिक्षा विज्ञान या कला शिक्षा का संबंध रखने वाली इन समस्याओं में पर्याप्त समय में वाद विवाद चला आ रहा है। यहाँ इसके वास्तविक रूप का अध्ययन करना ही हमारा लक्ष्य है। इसकी प्रकृति आधार पर पहले विज्ञान और कला क्या है देखना महत्वपूर्ण है। अब तक के अध्ययन बताते हैं कि विज्ञान ज्ञान की एक विशेष शाखा है। विज्ञान की कसौटी अभिव्यक्ति और उपागम, मतलब जो अप्रोचेस होते हैं, न कि विषय वस्तु है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके सत्य के लिए एक विशिष्ट भाषा और पदावली में खोज की जाती है। विज्ञान को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रथम सैद्धांतिक, द्वितीय व्यवहारिक। सैद्धांतिक विज्ञानों में सत्य के लिए सत्य का शोध किया जाता है। यहाँ व्यवहारिक रूप को ध्यान दिया जाता है। व्यवहारिक विज्ञान में मानव जीवन का वैज्ञानिक सिद्धांतों की बिहेवियर पर बल दिया जाता है। इनके एक बिहेवियर होता है, उस पर बल दिया जाता है। मनुष्य के जीवन में नॉलेज में नहीं बल्कि कौशल में होती है, उसकी स्किल्स में होती है। कला की कसौटी कलाकार को स्किल्स वह व्यक्ति को उत्तम बनाती है जो कला के उपदेश के लिए संपन्न करना न कि जानना, मतलब उसको प्रैक्टिकली डेमो करना, न कि सिर्फ समझना। ज्ञान के साथ कला में कौशल और उसका जो प्रैक्टिस है, उसका अभ्यास सम्मिलित है। अभ्यास और दोहराने के बिना कला को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सही रूप से देखा जाए तो ज्ञान के लिए कला दक्षता ही जाती है। देखिए अगर किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी कला हो, कोई भी एक्टिविटी हुई, कुछ भी ऐसा, लाइक आप देखते हैं ना कि आपने कभी कभी देखा होगा कि रस्सी पे बच्चा चलता होता है एक डंडे के बल पे, तो वो ऐसा नहीं कि रेंडमली चढ़ गया उस पर, वो बैलेंस बनाया हुआ है, वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो हर चीज़ की प्रैक्टिस है जिसके लिए हम, जैसे वो नहीं गिरता है ऐसे हमको नहीं गिरना है, प्रैक्टिस करना है हमको बार बार। यहाँ विज्ञान कला के वितरण के उपरांत पर पता चलता है कि शिक्षा को न तो विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं और न ही कला की श्रेणी में।
बल्कि ये विज्ञान और कला दोनों हैं। इसके उपयुक्त शब्दावली मतलब जो आर्ट ऑफ एजुकेशन या साइंस ऑफ एजुकेशन प्रयुक्त कर सकते हैं। शिक्षा विज्ञान न तो पूर्ण रूप से सैद्धांतिक है और न ही व्यवहारिक है। इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं या बिहेवियर बात कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं या बिहेवियर बात कर रहे हैं। ये दोनों होने ज़रूरी है। ये व्यवहारिक पहले ज़्यादा रखता था। विज्ञान की श्रेणी में इसका स्थान सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्ष हैं। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि इसमें शिक्षा में कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन लिए और हम अपना मेन एक्चुअली में अगर आज बात करते हैं तो एजुकेशन को लोग सिर्फ एज अ जॉब से काउंट करते हैं। एजुकेशन एक्चुअली में जॉब नहीं है, उसके पीछे का बहुत बड़ा बैकग्राउंड है जो आपने अभी पढ़ा समझा। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जहाँ तक आप पहुँचते हो। उसके बाद एजुकेशन का जो स्टैम्प है वो परमानेंट कभी किसी पे नहीं लगता है, क्योंकि एक समुद्र की तरह होता है, ये निरंतर चलते रहती है। लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेसिंग, इस वर्ड में ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य क्या है, एम ऑफ एजुकेशन। तो संक्षेप में बात करेंगे, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, आपको सिर्फ शॉर्ट में चीज़ों को बताएंगे। सिर्फ शिक्षा के लक्ष्य जीवन के लक्ष्य के आधार पर नियत होते हैं। शिक्षा के लक्ष्य जीवन के लक्ष्य के आधार पर नियत होते हैं। बात समझ में ना, जीवन के लक्ष्य पर, ना कि आपके लक्ष्य पर, ना कि आपकी शिक्षा के लक्ष्य पर। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य समाज और संस्कृति से प्रभावित होता है और इसको बनाने में समाज के दर्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी प्रकार दर्शन भी शिक्षा के लक्ष्य को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति और समाज अपना जीवन दर्शन रहता है और इन दोनों के दर्शन शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा के स्वरूप के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यहाँ लक्ष्य का शाब्दिक अर्थ है और ऊपर शिक्षा के ओर इंगित करता है। शिक्षा के लक्ष्य और जीवन को लक्ष्यों में सामंजस्य रहता है। लक्ष्यों के पीछे एक दिशा होती है और जो दूर के भविष्य की ओर इशारा करती है। लक्ष्य एक दिन या एक वर्ष में पूरे नहीं होते, लंबे समय के लिए होते हैं। शिक्षा के लक्ष्य में किसी समाज के आदर्श मूल्य, आदर्श आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं निहित होती हैं। यहाँ पर एक और शिक्षा का लक्ष्य जीवन पर इफेक्ट डालता है कि दूसरी ओर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियाँ भी शिक्षा के लक्ष्य पर निर्धारित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हर विचारशील व्यक्ति अपने कार्य को एक निश्चित योजना के अनुसार करता है। उनको आरंभ के पूर्व वह अपने उपदेशों में गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करता है और एक नियत पक्ष देता है। यदि उपदेश नियत न किया जाए तो यह अंधेरे में भटकने के समान है। तो आप समझ सकते हैं कि लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बिना लक्ष्य के, बिना जीवन में कोई अगर लक्ष्य ही नहीं है आपका, तब आप उसका कोई मोटिव नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं तो ये भी आपका एक लक्ष्य है ना कि मुझे पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आना है, अच्छी परसेंटेज लेके आना है। इसके बाद मुझे किसी और चीज़ में एडमिशन लेना है या मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो ये कहने के आपके लक्ष्य हैं। क्लियर। अब बात करते हैं समाजशास्त्र के बारे में। सोशलॉजी नाम तो सुना ही होगा आपने ये, और आज पढ़ भी लेते हैं कि होता क्या है। समाजशास्त्र के जन्मदाता दर्शन शास्त्री काम्टे ने इसे समाज के संबंधों को अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। लेब्ले ने इसे वैज्ञानिक पद्धति और स्थूल दृष्टिकोण प्रदान किया है। मतलब पद्धति मीन्स सिस्टम, स्थूल मीन्स माइक्रो, एक जो भी डायरेक्शन है। व्यक्ति और उसकी सामूहिक शक्ति को समाज कहते हैं। समाजशास्त्र उनके पारंपरिक संबंध का अध्ययन करते हैं। कूले ने इसे व्यक्ति के गुणात्मक व्यवहारों को अध्ययन करने वाला और समाजशास्त्र व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन समूह में करता है। साथ ही साथ उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करता है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। प्रत्येक बालक जन्म से युवा होने तक और उसके बाद भी समाज से बहुत सी सहायता प्राप्त करता है, समाज से बहुत कुछ सीखता है। व्यक्तित्व के विकास में समाज का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और समाजशास्त्र का इन सब का अध्ययन करता है। पाठ्यक्रम में जो भी आपका सिलेबस में, कैरिकुलम में इसे सम्मिलित करने का श्रेय शिकागो विश्वविद्यालय को है। इसमें 1893 में इसे प्रविष्ट किया गया।
अमेरिका में अमेरिकी समाजशास्त्री सभा 1950 स्थापना के बाद इसका विषय अधिक गति से होने लगा। अब समाजशास्त्री का संबंध शिक्षा से जोड़ा जाने लगा। धीरे धीरे देशों में भी इस विषय को महत्वपूर्ण समझा जाने लगा और स्नातक कक्षाओं का तक अध्ययन होने लगा। तो समझ सकते हैं कि सोशलॉजी जो समाजशास्त्र है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट समरी में आपको बता रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम्स में आप कॉन्सेप्ट को समझिए और इसके अकॉर्डिंग लिखना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा सा फ्लो चार्ट बना के आइएगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिखा, सीखने की प्रक्रिया को बताइए, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। सॉरी। हर मनुष्य रोजाना अपने जीवन में नए अनुभव इकट्ठे करता है। ये नए अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि और सुधार करते हैं। आप जब कहीं जाते होते हैं तो कुछ ना कुछ, या घर में या बाहर, या कुछ ना कुछ आप हर दिन कुछ अपडेट होते हैं, आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, आप कुछ ना कुछ आपके संग घटनाएं होती हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं या नेगेटिव ले रहे हैं। इसलिए ये अनुभव और इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया माना है। ये क्रिया जीवन भर बिना रुके अनवरत रूप में चलती रहती है, मतलब कंटिन्यू चलती ही रहती है। सीखने की प्रक्रिया की दो विशेषताएं हैं, निरंतरता और सार्वभौमिकता। ये प्रक्रिया सदा और सब जगह चलती रहती है, इसलिए मानव अपने जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसकी सीखने की प्रक्रिया में रुकावट और अस्थिरता की अवस्था कभी नहीं आती। हाँ, इतना अवश्य है कि उसकी गति कभी तेज या कभी धीमी हो जाती है। ये तो सीरियसली बात है, कभी आप अच्छा ज़्यादा सीखो, कभी आप कम सीखोगे। इसके अलावा मानव के सीखने का कोई नियत जगह और समय नहीं होता। वह प्रत्येक घड़ी और हर जगह कुछ न कुछ सीख सकता है। वह न केवल शिक्षण संस्था में, बल्कि परिवार, समाज, संस्कृति, सिनेमा, सड़क, पड़ोसी, सगे संबंधी, अजनबी, दोस्तों, वस्तुओं, स्थानों, सभी थोड़ी अधिक शिक्षा लेता रहता है। इस प्रकार वह पूर्ण जीवन सीखता हुआ उपरांत अपने व्यवहार में बदलाव करता हुआ उसमें आगे बढ़ता रहता है। वुडवर्ड जी क्या कहते हैं? वुडवर्ड जी कहते हैं कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सीखना विकास की प्रक्रिया है। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मिल गया है और इन दो क्वेश्चन की फाइट है, ऐसे याद रखो उसको, इन दोनों क्वेश्चन के आपस में फाइट है। तो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशलॉजी एंड सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशनल सोशलॉजी एंड सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र। ठीक है, एक जैसे लग रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों में आपको डिफरेंट मिलेगा भी। शैक्षिक समाजशास्त्री शिक्षा में अनुसंधान करता है, मतलब रिसर्च करता है। वह निरीक्षण, साक्षात्मक आदि का प्रयोग करके अनुसंधान करता है। शिक्षा समाजशास्त्री समाजशास्त्र में अनुसंधान करता है। ये प्रयोगात्मक अध्ययन का बल देता है और ये शैक्षिक समाजशास्त्र का उन्नत रूप है। सिंपल सी लाइन में ध्यान रखो इसमें, बस क्या यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन की बात चल रही है, यहाँ पे बात चल रही है प्रैक्टिकल की। यहाँ पे आप किसी चीज़ को अपडेट ले रहे हो, यहाँ पे आप अपडेट कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, ये विद्यालय की समस्याओं के समाधान हेतु समाज की ओर जाता है। ये विद्यालय की समस्याओं के समाधान हेतु, और ये समाज से विद्यालय की जाता है। ये समाज से विद्यालय की ओर जाता है। ये विद्यालय की समस्याओं के समाधान हेतु समाज की ओर जाता है। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र। तो शिक्षा का समाजशास्त्र का मतलब कितना हो गया, ये जब शिक्षा लेनी है तो कहाँ जाओगे, विद्यालय जाओगे। और जब शिक्षा से कहाँ जा रहे हो, समाज की ओर। शिक्षा से समाज की ओर, तो विद्यालय से कहाँ जा रहे हो, समाज की ओर। ऐसे ध्यान रखो। ये शिक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है, साथ ही शिक्षा की समस्याओं पर फोकस करता है, इनका सेंटर रहता है। ये समाज के विश्लेषणात्मक जो एनालिसिस होती हैं उनके अध्ययन से विद्यालय की ओर चलता है। ये विकासशील शिक्षा विज्ञान का एक उपविभाग है, जबकि ये शिक्षा और समाज से संबंधित है और शिक्षा में समाजशास्त्र की ओर केंद्रित रहता है।
ये समाजशास्त्र का व्यवहारिक रूप है, ये शिक्षा का व्यवहारिक रूप नहीं है, ये समाजशास्त्र की शुद्ध परंपराओं से प्रेरित है। राइट। शैक्षिक समाजशास्त्र संश्लेषणात्मक है, ये प्रयोगात्मक और विश्लेषण मतलब प्रैक्टिकल भी है और एनालिटिक भी करता है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये टॉपिक भी है, शिक्षा और समाजीकरण, एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। दोनों ही बहुत अलग तरह की बात करेंगे हम। सभ्यता के आरंभ काल से ही माता पिता के सामने समस्याएं रही हैं कि बच्चों का लालन पालन किस ढंग से किया जाए कि बच्चे पूर्णता प्राप्त कर समाज के काबिल और जिम्मेदार सदस्य बने। समाजीकरण की समस्या हर समाज के लिए ज़रूरी है, चाहे वह सभ्य समाज हो या असभ्य समाज। समाजीकरण की ये परेशानी बच्चे के जन्म होते ही पैदा हो जाती है। जन्म काल के दौरान बच्चे में समाजीकरण व्यवहार नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ साथ वह बच्चों का एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। एक बच्चा सामाजिक प्राणी तभी बनेगा जबकि उसे समाज में रखकर अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दी जाए, एक ट्रेनिंग दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं कमला और अमला। कमला अमला दो बच्चों की भेड़ियों के पास से प्राप्त किया गया है। कमला अमला दो बच्चों को भेड़िए के पास से प्राप्त किया गया। कमला 8 वर्ष और अमला 1.5 वर्ष की थी। इन दोनों बच्चों का भोजन और व्यवहार भेड़ियों के समान ही था। इजाबेल के उदाहरण के अनुसार इजाबेल एक 6.5 वर्ष मतलब 6.5 वर्ष की अबोध लड़की थी, जबकि इजाबेल की माँ गूंगी बहरी थी। ये अबोध बालिका भी बोलना न सीख सकी। 7 माह की ट्रेनिंग में ही ये बालिका आम बालकों की तरह बोलने लगी और इसका व्यवहार भी सामान्य हो गया। समाज में रहकर व्यक्ति समाज के अनुसार कुछ आदतें, रहन सहन, विश्वास, अभिव्यक्तियाँ, रीति रिवाज आदि सीखता है, अर्थात समाज के दूसरे मनुष्य की तरह ये व्यवहार करना सीखता है। यही समाजीकरण है। समाजीकरण सामाजिक व्यवहार को सीखने की एक प्रक्रिया है। बात करते हैं परिवार। नाम से बहुत छोटी चीज़ लग रही है परिवार, फैमिली, बट इसका जो अर्थ है एक्चुअल में बहुत बड़ा है। बेशक घर हो या परिवार, मानव समाज की पुरानी एवं आधारभूत इकाई है। इसमें बूढ़े, जवान, पति, पत्नी और बच्चे होते हैं। ये सभी एक दूसरे से माता पिता, भाई बहन और दूसरे किसी सीधे संबंध से संबंधित होते हैं। घर ही वह स्थान है जहाँ पर घनिष्ठ प्रेम की भावना का विकास हो सके। घर और परिवार के अंदर ही रहकर बालक उदारता और अनुरक्ता, निस्वार्थ स्वार्थ, सत्य असत्य, परिश्रम आलस्य आदि में अंतर करना सीखता है। नौकर को भी कुछ प्राचीन समाजों में परिवार का ही सदस्य समझ लिया जाता है। परिवार के अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति फैमिली शब्द से मानी जाती है। संक्षेप में कहें तो परिवार एक छोटा सा सामाजिक वर्ग है जो मुख्यतः माता पिता और एक अधिक बालकों द्वारा गठित होता है। परिवार के बड़े बूढ़ों का एक कर्तव्य होता है कि ये घर के वातावरण का स्नेह, प्रेम, दया, ममता और सौंदर्य के साथ शांतिपूर्ण बनाए रखे, जिससे पूरे परिवार मिलकर एक उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण कर सकें। तो परिवार आप समझ सकते हो क्या होता है परिवार, और ये संक्षेप में बातें बताई जा रही हैं ताकि आप इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लो और इसको अच्छे से हेडिंग्स बना के, फ्लिपचार्ट बना के आपको लिखना है। बात करते हैं स्कूल क्या होता है। ये भी बहुत छोटा सा शब्द लग रहा है देखने में, स्कूल, विद्यालय। स्कूल या विद्यालय शब्द की उत्पत्ति स्कोला या स्कोले नामक यूनानी शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है अवकाश। कितना बढ़िया बात है ना। इसका जो एक्चुअल में यूनानी शब्द था उसका अर्थ क्या था, अवकाश, लेजर। यहाँ पर कथन अगर बात करें तो विरोधी महसूस होता है, अरे अवकाश और स्कूल में तो जाना होता है। परंतु वास्तविकता यही है कि प्राचीन
यूनान में इस अवकाश के स्कूल को ही विद्यालय नाम से संबोधित किया जाता था। यूनान में उस समय अवकाश समय से अर्थ था कि आत्मविश्वास क्या था, आत्मविकास। समय के साथ साथ यह अवकाश स्थान ऐसे स्थान बन गए जहां शिक्षक किसी निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम को निश्चित समय सीमा के अंदर इसको कंप्लीट करने लगे। उपरोक्त विपरीत वही आधुनिक युग में एक चारदीवारी के अंदर दी जाने वाली शिक्षा को पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षा और चारदीवारी को विद्यालय का नाम दिया जाता है। यहाँ पर विद्यालय के तात्पर्य को और अधिक स्पष्ट करने हेतु कुछ परिभाषाएं हैं। विद्यालय वह संस्थाएं हैं जिसको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है और समाज में सुव्यवस्थित एवं योग्य सदस्यता हेतु बालकों की तैयारी में सहायता मिले। स्कूल आर इंस्टीट्यूशन devised by civilized men of the purpose of aiding in the preparation of young for well adjusted and efficient membership of society. नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म, रिलीजन क्या है। आज का ट्रेंड टॉपिक है ये। ट्रेंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब धर्म को लेके ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। धर्म क्या है। शाब्दिक दृष्टिकोण से धर्म शब्द मतलब ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है वह जो किसी वस्तु को धारण करे। एक्चुअल शब्द आपको सीखने को मिलेगा अपने शिक्षक के अनुरूप। जो लिखा धर्म, तो धर्म में ध्रा धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो किसी वस्तु को धारण करे या उस वस्तु का अस्तित्व बनाए रखे। धर्म किसी भी वस्तु का मुख्य तत्व है। इसके आधार पर वस्तु की यथार्थता मतलब उसकी रियलिटी को समझा जा सके। धर्म का अर्थ है जो धारण किया जाए। धर्म के संबंध में विभिन्न विद्वानों को अलग अलग परिभाषा दी गई। धर्म के बारे में बात करते हैं, इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। ये धर्म की जो बात कर रहे हैं डेफिनेशन बिल्कुल सही दी है, बट आज ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल देखा है तो उसका अगेंस्ट हो गई है। फ्रेजर के अनुसार धर्म से मेरा तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना करना है जिसके बारे में व्यक्तियों का ये विश्वास हो कि वह प्रकृति और मानव जीवन को नियंत्रित करती है और उनको निर्देश देती है। बाय रिलीजन आई अंडरस्टैंड अ प्रोटेक्शन एंड कॉन्सोलेशन ऑफ पावर superior to men which are believed to direct and control the course of nature of human life. एंड मेलिनोवस्की क्या कहते हैं, धर्म क्रिया की वह विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी धर्म का एक समाजशास्त्री तथ्य के साथ ही एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। जिस भट्ट के अनुसार धर्म ईश्वर व देवताओं के प्रति जिसके ऊपर मनुष्य अपने को निर्भर अनुभव करता है, गतिशील विश्वास और आत्मसमर्पण है। तो धर्म का एक अपने आप में अलग रोल है। जब आप लिखें तो उसको बिल्कुल साइंस की भाषा में आपको लिखना है, साइंस की भाषा में समझना है। आज की जो धर्म की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गई है, एक अलग ट्रेंड पे चल रही है, बट आपको शिक्षा से रिलेटेड उस ट्रेंड को लिखना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाति। जाति मीन्स कास्ट। जाति शब्द को अंग्रेजी में कास्ट के उद्भव पुर्तगाली भाषा कास्टा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ नस्ल, मत, विभेद या जाति से है। जाति को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है क्योंकि ये बहुत जटिल और गौण अवधारणा है। जाति व्यवस्था जन्म से व्यक्ति को विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है और जिससे आजीवन कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अनेक विद्वानों ने जाति को अलग अलग प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। हर्बर्ट रिजली के अनुसार जाति ऐसे परिवारों का समुच्चय है, मतलब सेट है, जिनके नाम
एक से हों, जो एक ही वंश से संबंधित रखते हों, जिनके काल्पनिक पूर्वज चाहे वे मानवीय हों या अलौकिक एक ही हों, जो एक ही पदानुक्रम व्यवस्था का पालन करते हों, जिनका अनुपालन ऐसे लोग करते हों जो जातीय समुदायों का निर्माण कर सकने में सक्षम हों। पी.एच. कूले ने जाति को वंशानुगत व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा है, जब एक वर्ग विशेष वस्तु रूप से वंशानुगत पदानुक्रम व्यवस्था पर आधारित हो तो उसे जाति नाम दे सकते हैं। डॉक्टर एन. मजूमदार ने जाति को संक्षिप्त परिभाषा देते हुए कहा, जाति एक बंद वर्ग है।